Good morning, students. Our next topic is endemic species. Endemic species पेपर में इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल आ जाती है. तो डेफिनेशन क्या बताओगे? स्पीशीज विच लिव इन पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरियाज, मतलब जो हर जगह पे नहीं होते, पर्टिकुलर लोकेशन में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एंडेमिक स्पीशीज. Such as a specified island, some habitat type, a nation, or some other well-defined zone. To be endemic to a place or area means found only in that part of the world and nowhere else. इसमें यही बताया गया है. एंडेमिक स्पीशीज जो है वो पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, बाकी जगह नहीं मिलते. एग्जाम्पल क्या बताओगे? ऑरेंज क्रेस्टेड सनबर्ड. This implies that it is exclusively found in fionbos vegetation type of southwestern South Africa. जो ऑरेंज क्रेस्टेड सनबर्ड है वो कहाँ पर मिलता है? ये बर्ड साउथ वेस्टर्न साउथ अफ्रीका में. लोइन टेल्ड मैक्यू, ये भी एंडेमिक स्पीशीज़ है. ये कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया, सिर्फ वहीं पर ही मिलता है ये. Extinction of endemic species has many causes. These includes pollution and natural disaster. Endemic species जो हैं वो extinct हो रहे हैं. क्या कारण है? However, it is human action that is responsible for the main causes of their current rate of extinction. ये चारों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, एंडेमिक स्पीशीज़ क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट, लॉस ऑफ हैबिटेट. अगर इनको रहने की जगह नहीं मिलेगी तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे. नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशंस. इट अकर्स व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हंटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर पॉपुलेशन इज़ नॉट एबल टू मेंटेन इटसेल्फ. ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या करते हैं? इन ऑर्गेनिज्म को हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है इनको, और जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए. फॉर एग्जांपल पैसेंजर पिजन है, ये भी क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है. नॉर्थ अमेरिका में हंट किया गया था इसका फॉर फूड. नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस स्पीशीज़, जिसको बोलते हैं क्लोन बनाना. क्लोन का मतलब उसी तरह का एक और स्पीशीज़ बनाते हैं. तो अगर उसी तरह का और स्पीशीज़ बनाएंगे तो वो जो नया स्पीशीज़ है वो बाकी स्पीशीज़ के लिए हार्मफुल होगा. उनको कहा जाता है बाकी स्पीशीज़ को. तो स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जिसकी वजह से एंडेमिक स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट है इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन. अगर हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से भी जो बर्ड्स हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो आपको जस्ट इन चारों की हेडिंग करनी है, इनकी डिटेल नहीं बतानी, सिर्फ लॉस ऑफ हैबिटेट, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस, इंट्रोड्यूस स्पीशीज़, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन. The project and programs concerning nature and started by the Indian government include Project Tiger, nature camps and jungle lodges. These have been organized to promote wildlife awareness among people. ऐसे प्रोग्राम बनाए सेटअप किए जाते हैं जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके कि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है. अगर ये नहीं होंगे तो हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. These projects not only help in preserving our natural heritage but also encourage ecotourism. इससे इकोसिस्टम तो बैलेंस रहेगा ही, साथ में जो टूरिज़्म है, मतलब टूरिस्ट आते हैं बाहर से देखने के लिए, स्पेशली इन बर्ड्स को, एनिमल्स को, वो भी बढ़ेगा. डू यू नो डोडो वॉज अ बर्ड दैट वॉज एंडेमिक टू द आइलैंड ऑफ मॉरिशियस. डोडो जो बर्ड है वो कहाँ पर है? मॉरिशियस में मिलता है सिर्फ. द एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो ऑल्सो हैड एन इम्पैक्ट ऑन ट्री ऑन द मॉरिशियस आइलैंड. डोडो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. किस लिए? क्योंकि जिस ट्रीज़ के पास ही रहते थे. साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट देयर इज़ अ स्पीशीज ऑफ अ ट्री इन मॉरिशियस हुज सीड्स हैड स्टॉप्ड जर्मिनेटिंग 300 ईयर्स एगो. ऐसे ट्रीज़ है वहाँ पर जो 300 साल पहले थे और जिनके ट्रीज़ जो अब सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं होते. इनफैक्ट डोडो एट द फ्रूट ऑफ दिस ट्री एंड इट वॉज ओनली बाय पासिंग थ्रू द डोडो डाइजेस्टिव सिस्टम दैट सीड्स बिकम एक्टिव एंड कुड ग्रो. डोडो जब इस ट्रीज़ के फ्रूट को खाता था तो तभी वो सीड्स एक्टिवेट होते थे. लकीली सम पीपल डिस्कवर दैट डोमेस्टिक टर्की कुड ऑल्सो डू देयर सेम सफिशिएंटली. दे हैव यूज टर्कीज टू बिगिन अ न्यू जनरेशन ऑफ दैट ट्री. इट इज़ नाउ कॉल्ड डोडो ट्री. टर्की में इस तरह का ट्री अब
डेवलप हो चुका है, जनरेट हो चुका है, जिसको क्या बोलते हैं, डोडो ट्री बोलते हैं। तो डोडो एक ऐसा बर्ड है जिसको, जो अब है नहीं, बट वो सीड्स को खाता था ट्री के, जिससे सीड्स जर्मिनेट होते थे। बट अभी मॉरिशस में ये ट्री नहीं है, टर्की ने इसको दोबारा से जनरेट किया है, जिसको क्या बोलते हैं, डोडो ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन की डेफिनेशन आ जाती है पेपर में, और माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। माइग्रेशन इज द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ अ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर इट हैज़ बीन लिविंग टू अ न्यू एरिया एंड इट्स सबसिक्वेंट रिटर्न जर्नी बैक टू द ओरिजिनल होम। माइग्रेशन नाम से क्लियर है, मतलब अपने प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाना। वेदर अगर सूटेबल नहीं है उनके लिए, या फिर उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो बर्ड्स क्या करते हैं, अपने प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। When animals and bird migrate, it is usually to find abundant food and favorable place to breed. बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, कहाँ माइग्रेट करेंगे, जहाँ पे उनको फूड मिलेगा और जो रहने की जगह है वो उनके लिए सुटेबल होगी। द प्रिसाइज मैथड बाई विच एनिमल्स नेविगेट एंड नो वेयर टू गो आर स्टिल ऑब्सक्योर। एनिमल्स नेविगेट कैसे करते हैं, ये अभी तक इसके बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं चल पाया। बर्ड्स है मच शार्पर आई साइट, उनकी आई साइट मतलब माइग्रेट करके वापस वो पहुंच जाते हैं, मतलब उनमें ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से बर्ड्स माइग्रेट करके वापस वहाँ जाते हैं। बर्ड्स है मच शार्पर आई साइट, उनकी आई साइट कैसे होती हैं, बहुत तेज होती हैं। विजुअल मेमोरी मतलब देख के वो जगह को याद कर लेते हैं कि वो कहाँ से माइग्रेट करके आए थे, उनके क्लूज जो हैं वो सेट हो जाते हैं आइज़ के अंदर ही, ह्यूमंस की बजाय। हावेवर इन लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट दे अपीयर टू नेविगेट विद द हेल्प ऑफ सन एंड स्टार्स। नेविगेट कैसे करते हैं, डायरेक्शन का कैसे पता लगाती हैं, सन और स्टार्स की हेल्प से। रीडिंग ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट की डायरेक्शन बनती है, उस डायरेक्शन की हेल्प से बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं। दिस इज अचीव थ्रू एन इन बिल्ट मैग्नेटिक कंपस which is a teeny mass of tissues between the eye and the brain in birds. बर्ड्स के दिमाग में और आई साइट के अंदर ऐसे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, वो टिश्यूज़ जो हैं वो बड़े लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं कि वो माइग्रेट करके कहाँ से कहाँ आए थे। डू यू नो बर्ड स्पीशीज सूटी शेयर वाटर्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड नियरली 64,000 किलोमीटर। एक बर्ड जो है शेयर वाटर्स, ये कितना माइग्रेट कर सकता है, 64,000 किलोमीटर तक माइग्रेट कर सकता है, फ्लाइंग फ्रॉम न्यूजीलैंड टू नॉर्थ पैसिफिक ओशियन एंड बैक एवरी समर। और हर गर्मियों में वापस चला जाता है न्यूजीलैंड से पैसिफिक ओशियन। रीफॉरेस्टेशन मतलब नाम से क्लियर, री मीन्स दोबारा से ट्रीज़ को लगाना, इसको रीफॉरेस्टेशन भी बोल सकते हैं और अफॉरेस्टेशन भी बोल सकते हैं। ट्रीज़ को हम रिस्टोर करेंगे एंड रिक्रिएट करेंगे that once existed but have been deforested or otherwise removed or destroyed। मतलब जहाँ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पहले ट्रीज़ थे बट अब धीरे धीरे जो है ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पर दोबारा से ट्रीज़ को लगाना इज़ नोन एज रीफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन। दिस प्रैक्टिस इज़ रैपिडली गेनिंग मोमेंटम इन ऑर्डर टू प्रमोट कंजर्वेशन। इससे क्या होगा, हम प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे किसको, कंजर्वेशन को, ट्रीज़ को बचा पाएंगे हम। It is however important to keep in mind that while selecting the plants for deforestation, one should be careful that these are the same species of plants that were there at the area earlier। जब हम किसी एरिया को रिस्टोर मतलब रीफॉरेस्ट करते हैं, दोबारा से ट्रीज़ लगाते हैं वहाँ पर, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि पहले जो वहाँ पर ट्रीज़ थे वही ट्रीज़ दोबारा से लगाए ताकि उनको जर्मिनेट होने में आसानी हो। दिस प्रमोट द रैपिड री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फोना। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, और इजीली वहाँ पर फॉरेस्ट बन सकता है। डू यू नो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लीगलाइजेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू द रिडक्शन इन डिफॉरेस्टेशन। एक्ट बनाया गया था 1980 में, जिस एक्ट के थ्रू ट्रीज़ को लीगली हम कट नहीं कर सकते हैं। दिस वॉज इनेक्टेड टू रिड्यूस indiscriminate diversion of forest land for non-forestry purpose and to help regulate and control the recorded forest land use changes। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बनाया गया था, 1980 में। और इस एक्ट के अंडर क्या क्या बातें ध्यान रखनी आती हैं, दैट ट्रीज़ को अननेसेसरी कट ना किया जाए,
कंट्रोल किया जाए उनके ऊपर और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट कर सकें। लास्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की रिसाइकलिंग क्यों ज़रूरी है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग वेस्ट पेपर एंड रीमेकिंग इट इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट। रिसाइकिल करने का मतलब वेस्ट को दोबारा से रिकवर करके यूज़ करना। पेपर सुटेबल फॉर रिसाइकलिंग इज कॉल्ड द स्क्रैप पेपर। और जो रिसाइकलिंग के लिए यूज़ किया जाता है पेपर, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप पेपर। टुडे 90% ऑफ पेपर पल्प इज मेड फ्रॉम द वुड। जो हम पेपर बनाते हैं वो किससे बनता है? वुड से। तो उसके लिए ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा। पेपर प्रोडक्शन अकाउंट फॉर अबाउट 35% ऑफ फेल ट्रीज। 35% जो पेपर बनता है वो सिर्फ जो ट्रीज़ टूट जाते हैं उनसे, बाकी जो बच गया वो कैसे बनता है? 55% ट्रीज़ को काट करके। तो इससे डिफॉरेस्टेशन होगी, तो इसीलिए हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज़ प्रिंट देयरफॉर सेव्स अ लॉट ऑफ वुड। अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे तो इससे बहुत सारी वुड बच जाएगी हमारी। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट रिसाइकलिंग ऑफ इवन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पेपर वुड अवॉइड द डिफॉरेस्टेशन ऑफ 20 मिलियन एकर्स। अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं तो हम 80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हम बचा सकते हैं ख़राब होने से, कट करने से। वी ऑल कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस। तो हमें सबको योगदान देना चाहिए, बच्चों को स्पेशली। पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर। पेपर वेस्टेज को कम करना चाहिए एंड ट्राई टू रीयूज़ पेपर। पेपर को जहाँ हो सके, जितना हो सके पॉसिबल, हमें दोबारा से यूज़ करना चाहिए। तो आज आपको क्या करना है? एंडेमिक स्पीशीज़ की डेफिनेशन विद एग्जांपल, और इसके जो हमने रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बताए थे 4 पॉइंट, वो करने हैं। माइग्रेशन की डेफिनेशन, और माइग्रेटरी बर्ड्स कौन कौन से हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स की आइज़ में ऐसा क्या प्रेजेंट है जिससे वो वापस उस एरिया में आ जाते हैं। एंड रिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन।